आइए, टारगेट बैच में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दुर्भाग्य ये है कि 12th तक के लेवल के बच्चे जो हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पसंद नहीं करते। पसंद न करने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से एक कारण है कि बहुत सारी रिएक्शन है, ढेर सारा रटना पड़ता है। भाई रटना उठना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रटना होता, आप कल्पना कीजिए कि लगभग 4 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। 4 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर प्रिपेयर करना हो या उसका प्रॉपर्टीज जानना हो तो कम से कम 1.5-2 लाख रिएक्शन तो होंगी। अब इन 1.5-2 लाख रिएक्शन को मैं क्या कोई भी नहीं याद कर सकता, और याद करना असंभव है। इसलिए याद करने के फेरे में तो मत पड़िए। आप करना यह होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना ज्यादा आप लिख कर पढ़ेंगे उतना ज्यादा ये आपके कंट्रोल में रहेगी। और अगर आपने इसको इतिहास भूगोल की तरह ऐसे पढ़ना शुरू किया और बस पढ़ते रह गए तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे। रिएक्शन को जहां तक रटने की बात है, नहीं, उसको आप समझ लीजिए। समझने में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल पढ़ने में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह चीज समझना चाहिए कि कौन सी चीज दी हुई है, किससे रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट होगा और क्या बनेगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बाकी केमिस्ट्री में थोड़ा फर्क है। जैसे हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, तो वो इक्वेशन लिखते हैं 2H2 + O2 = 2H2, ऐसा लिखते हैं। इसके अलावा वो और कुछ नहीं लिखते। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हम लोग रिएक्शंस की बाल की खाल निकाल के रख देते हैं, और जब आप किसी चीज को इतना बारीकी से स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो उसको भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यही सवाल जब ऑर्गेनिक केमिस्ट के पास आता है तो वो 2H2 + O2 = 2H2O नहीं लिखता है। लिखता होगा, लेकिन आपको समझाता है। पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखा जाता, सिवाय कुछ टेस्ट को छोड़ के और कंबशन रिएक्शंस को छोड़ के, क्योंकि आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख ही नहीं सकते। इसलिए नहीं लिख सकते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन में डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अब उन सब साइड प्रोडक्ट्स को लेकर इकट्ठा करके बैलेंस करना, तो आप एक ही रिएक्शन को घंटों बैलेंस करते रह जाएंगे। इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ये नहीं कहता कि H2 + O2 = H2O, व्हाटसोएवर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो इज। हम आपको ये बताते हैं कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड टूट गया, उससे 2 हाइड्रोजन आपको निकले। उसके बाद हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के बॉन्ड्स टूटे, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया और H2O बना। ये इतना डिटेलिंग जो हम स्टेप वाइज करते हैं, इसी को आप लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैकेनिज्म मीन्स जब आप किसी प्रोसेस को, किसी रिएक्शन को स्टेप वाइज एक एक स्टेप करके उसको समझाएंगे या उसको डिस्क्राइब करेंगे, तब इसको आप कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब कि जैसे ही आपको रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझ में आ जाता है, उसके बाद किसी रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म समझने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 प्रकार की एरोज का इस्तेमाल होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। एक देखिए फुल हेडेड है, एक हाफ हेडेड है। और इन एरोज को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये एरो डिनोट करती है कि 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, हम रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर डील करते हैं, इसीलिए हमको अगर मैकेनिज्म आती है तो कोई रिएक्शन गलत हो जाए हमसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब ये कर्व्ड एरोज के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो कर्व्ड एरोज हैं, वह फुल हेडेड एरो सिर्फ इतना बताती है
कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले और यहां तक पहुंचे, नथिंग एल्स। यह कर्व्ड एरो एटम का मूवमेंट नहीं बताती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले, यहां तक पहुंचे। हाफ हेडेड एरोज जो है वो ऐसे बताती है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां तक पहुंचा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बताता। अब यह फुल हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो कहां लगाएं, कैसे लगाएं, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक कंपाउंड दिया, इसको सपोज कीजिए क्लोरीन है। अब देखिए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड तोड़ने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं, जिसको आप कहते हैं इफेक्ट्स। पहली बात कि ये जितने भी इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी इफेक्ट्स हैं, सबसे पहली बात इस इफेक्ट्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट्स का अपना कॉन्सेप्ट होता है और उसको समझना चाहिए। इसके अलावा इफेक्ट में आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये थोड़े पूछेगा कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे अप्लाई करना है किसी चीज को एक्सप्लेन करने में, तो उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट जब एक बार आपके दिमाग में आ जाते हैं, तब आप कुछ चीजों को से परेशान नहीं होते। जैसे आप में से किसी को भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन नहीं मालूम है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है हमको नहीं मालूम है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, और ये कॉन्सेप्ट जब दिमाग में बैठ जाते हैं तो हमको बार बार उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक चीज देखिए, यह क्लोरीन जो है वास्तव में कहिए तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है। आप में से सबको पता है कि ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस यह एक पोलर बॉन्ड है। अब ये अगर पोलर बॉन्ड है तो सारे यह कार्बन और क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वह ज्यादातर क्लोरीन के नजदीक रहेगा, तभी तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आया। और इस प्रकार से अगर आप देखिए तो यह बॉन्ड एक प्रकार के टेंशन में है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण उसने किया क्या है क्लोरीन ने, कि कार्बन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को उसने अपनी तरफ विड्रॉ करके या अपनी तरफ खींच कर रखा है। जब ये ऐसा करेगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। तब आप सपोज कीजिए यहां एक CH2 है, तो ये देखिए अब ये डेल्टा पॉजिटिव हुआ तो ये भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ये फिर डेल्टा पॉजिटिव होगा, हालांकि इससे कम होगा। और इस तरह से आप देखिए कि सिर्फ एक क्लोरीन के लग जाने से सभी इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें एक प्रकार का ट्रांसमिशन हो जाता है कि सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, और उसके कारण पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज हो जाता है। यही कहने का मतलब है ना, यानी कि यह एक ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजेशन है। अब इस पोलराइजेशन के कारण यह जो डेल्टा क्लोरीन के कारण इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल, इसके कारण यह डेल्टा पॉजिटिव। अब यह क्लोरीन का जो विड्रॉइंग पावर है इलेक्ट्रॉन का, वह डिस्टेंस के साथ साथ घटता रहता है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे आप रस्साकसी का खेल खेलते हैं ना, तो कई लोग एक ही चीज को मिलकर कई लोग खींचते हैं, तो सबसे ज्यादा जो उसके नजदीक है उसके ऊपर उसका असर ज्यादा पड़ता है, वैसे इसके ऊपर असर ज्यादा है। इस प्रकार से जब किसी सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में नहीं, सिग्मा बॉन्ड में इस प्रकार के बॉन्डेड पेयर के पोलराइजेशन का ट्रांसमिशन हो जाए, एक तरफ से शुरू हो और पूरी चेन में वह ट्रांसमिट कर जाए, तब आप इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होगा। इसको देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर खींच रहा है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, -I। अगर कोई ऐसी चीज होती जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती तो हम उसमें +I कहते हैं। बस इतना सा है। इस इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव, ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन का है, वह सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से होता है, नंबर 1। नंबर 2
कि यह डिस्टेंस के साथ कम होता है, और प्रैक्टिकली जब आप केमिस्ट्री में कोई चीज समझाने जा रहे हैं तो इसका असर 2 कार्बन के आगे इतना निग्लिजिबल हो जाता है कि उसका यूं कह लीजिए ऑलमोस्ट कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, मोर ओवर इट इज इनसिग्निफिकेंट बियॉन्ड 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम के बाद ये एकदम इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। इसलिए अब अगर आप कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहें इंडक्टिव इफेक्ट से, तो 2 कार्बन के बाद वाले एटम पर कोई चीज लगी हो तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट से मत एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि उसका वह इनसिग्निफिकेंट है। अब ये अगर ऐसा हो जाए, अब इसमें एक आता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं इसके बहुत ज्यादा परेशानियों में मत पड़िए। बस एक कॉन्सेप्ट रखिए कि दिस क्लोरीन के कारण, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के कारण ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि हमको रिएक्शन कार्बन पर ही करनी है। तो हमको देखना पड़ता है कि कार्बन पॉजिटिव सेंटर है कि नेगेटिव सेंटर है, तब हम सेलेक्ट कर पाते हैं कि हम इस पर कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करें। जैसे अगर ये पॉजिटिव सेंटर है तो कोई ना कोई नेगेटिव आयन ही इस पर जाके अटैक करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिएक्शन होगा नहीं। ये चीजें धीरे धीरे सोचते सोचते ये आपको समझ में आ जाता है। अब जब समझ में आ जाता है तब आप देखिए, अब इस पर अगर आपको रिएक्शन करना हो, वैसे ये -I और +I में मैं थोड़ा सा अंतर आपको बता दूं, सिर्फ 3 ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, सिर्फ 3। बाकी इन तीनों में से न मिले तो आप इतना तो जान ही लीजिए कि वो -I है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। अब उसमें से किस ग्रुप का ज्यादा है, किस ग्रुप का कम है, ज्यादा कम, ये एक ट्रेंड होता है। तो जब आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसका ट्रेंड अपने आप आ जाएगा, इसलिए बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। +I में 3 ग्रुप है। देखिए, कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी O नेगेटिव, फिर देखिए COO नेगेटिव, यही 3 ग्रुप है जो +I शो करते हैं। तो इन 3 के अलावा कोई भी ग्रुप आपको मिल जाए तो आप इतना तो बोल ही सकते हैं कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या ये -I इफेक्ट शो करता है। जैसे मान लीजिए हम कहें आपसे OH, अब देखिए OH इन तीनों में कहीं नहीं है, O नेगेटिव है, OH नहीं है, इसलिए OH क्या होगा, ये -I होगा। अगर हम कहें NO2, अब आप देखिए NO2 इसमें कहीं भी नहीं है, यानी ये -I है। सिंपल सी बात है। अब इससे हमको फर्क क्या पड़ता है, रिएक्शन न याद करने में हमको ये क्या सहायता देते हैं कि जब हमको पता चल गया, इसको हम फिर से लिख दें, अब हमको पता चल गया कि ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से इस पर हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो जितने भी रिएजेंट होंगे वो या तो कैटायन होंगे या तो एनायन होंगे। भाई जैसे आप NaOH भी डालते हैं तो NaOH थोड़े आप उसमें यूज कर, आप यूज क्या, आप एक्चुअल रिएक्ट करने वाली स्पीशीज क्या है, Na+ और OH- इन है। तो जो भी आप रिएजेंट डालते हैं वो कैटायन होगा या एनायन होगा। अब अगर हमको इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हमको पता चल गया कि ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इस पर आप किसी पॉजिटिव चीज का रिएक्शन तो नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में तो रिएक्शन होगा नहीं। अब आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव Cl से तो अटैक करेगा। भैया ये Cl ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद कार्बन, तो कार्बन से बॉन्ड बनना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्लोरीन का क्या हो रहा है हम उसका केयर नहीं करते। अब मान लीजिए हमने NaOH ही डाला, तो NaOH से आपको OH- मिल जाएगा। अब आपको पता है कि ये डेल्टा पॉजिटिव है। अब आप देखिए इन एरोज का इस्तेमाल कैसे होता है। तो OH क्या करेगा, इस कार्बन पर रिएक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं OH विल अटैक ऑन द कार्बन। इसके अटैक करने से क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर होकर एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, वो हो नहीं सकती, इसलिए वो जैसे ही अटैक करेगा अब ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, यह दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर यहां से उठकर Cl के ऊपर चले गए, तो आपने क्या लिखा, Cl-। यही हुआ। ये हुआ क्यों, क्योंकि OH- ने इस कार्बन पर अटैक किया। ये देखिए, ये कर्व्ड एरो है, OH- ने अटैक किया, जैसे ही अटैक किया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना और ये बॉन्ड टूट गया। अब आप देखिए क्या लिखेंगे आप, RCH2। अब एक नया बॉन्ड किसमें बना, OH में। इट इज सिंपल।
अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम इसको लिखते ही नहीं है, इसकी कोई हमको जरूरत है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ही सिंपल है। आपने भी पढ़ा होगा कि एल्काइल क्लोराइड पर NaOH की रिएक्शन से अल्कोहल बनता है, आपने भी पढ़ा होगा। सो दीज आर सो सिंपल, सो सिंपल। अब जो अटैक करने वाली स्पीशीज है उसमें से देखिए OH माइनस है, तो OH माइनस जो अटैक करता है, तो OH माइनस क्या है, नेगेटिव स्पीशीज है। नेगेटिव स्पीशीज है तो कहां अटैक करेगी, पॉजिटिव पर। तो पॉजिटिव सेंटर कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में, तो वहां से वो नाम उठा लीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो न्यूक्लियस से रिएक्ट कर रहा है, बस नाम उठा लीजिए वहां से। तब ऐसी स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फाइल मतलब होता है लवर, न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पॉजिटिव होगा उस पर वह रिएक्ट करना पसंद करेगा, ऐसी चीजों को हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन क्या होगा कि एनायन और एनी स्पीशीज बियरिंग लोन पेयर, एनायन और लोन पेयर बियरिंग स्पीशीज, जैसे मान लीजिए अमोनिया। अब देखिए अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, तो जैसे यहां पर आपको रिएक्ट करना होता तो आप अमोनिया के लोन पेयर से भी यहां रिएक्ट कर सकते थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो द एनायन और लोन पेयर बियरिंग स्पीशीज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, capable of donating a pair of electron in order to form a bond with carbon, that is known as nucleophile. यानी anion or lone pair bearing species capable of forming a bond with carbon, that is called nucleophile. जैसे कुछ उदाहरण लीजिए, देखिए anion टाइप के न्यूक्लियोफाइल हैं, OH माइनस, कोई भी हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी। फिर आप देखिए H माइनस, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने यूज किया तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में से H माइनस निकलेगा, दैट H माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर आप देखिए पोटेशियम साइनाइड आपने यूज किया तो Cn माइनस निकलेगा। इस तरह से एनायनिक स्पीशीज है, यू कैन राइट अ नंबर ऑफ एनायनिक स्पीशीज एट योर विल। कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी हैं, जैसे अमोनिया हुआ, या इसको हम सिंपल ढंग से लिखें तो नाइट्रोजन अगर ट्राईवैलेंट है कोई भी, तो उसके पास एक लोन पेयर होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे ही देखिए ऑक्सीजन को हम लोग लिख सकते हैं, अगर कहीं पर ऑक्सीजन डाईवैलेंट है तो उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो भी रिएक्ट कर सकता है। सिंपली सल्फर को देख लीजिए, सल्फर के पास भी लोन पेयर है। इस तरह से ऐसी स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज अटैक न करके कहीं अगर पॉजिटिव चार्ज अटैक कर रहा हो, तो जैसे आपने पढ़ा होगा, आप कृपया इसमें एरोस का ध्यान दीजिए, एरोस का ध्यान दीजिए। OH माइनस अटैक किया, क्यों अटैक करेगा ये दिमाग में सोचा जाता है कि इसके कारण ये डेल्टा पॉजिटिव है तो यहां पर कोई नेगेटिव अटैक करेगा। तो जितने भी रिएजेंट दिए हुए हैं उसमें से नेगेटिव रिएजेंट तलाशिए और उसको वहां अटैक कर दीजिए। अटैक करने के बाद बॉन्ड बनाइए और देखिए क्या कंपाउंड बनता है। तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, सारा दिमाग तो यही लगाना है। ये जब दिमाग लग जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। कार्बन का ये बॉन्ड, इसका मतलब टूट गया, एक नया बॉन्ड बना और आपने ऐसे लिख दिया, दैट इज द प्रोडक्ट। इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव चीज जाके रिएक्ट करती है, नेगेटिव चीज नहीं, पॉजिटिव चीज। जैसे सपोज कीजिए कार्बोकैटायन है हमारे पास, इस कार्बन ट्राईवैलेंट कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। अगर टेट्रावैलेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसा कि जॉर्ज ओलाह ने एक यूज किया था कि पेंटावैलेंट कार्बन हो जाए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, हालांकि अभी इसका स्ट्रक्चर अंडर कंसिडरेशन है, बट जॉर्ज ओलाह ने ऐसा एक आयन आइसोलेट किया था। तो इसको जैसे नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है,
अगर टेट्रावेलेंट NH4 हो जाए तो यहां प्लस लिखते हैं आप ना, आप क्या बोलते हैं उसको, अमोनियम। ऐसे ही H3O+, ऑक्सोनियम। ठीक उसी तरह से देखिए कार्बन की एक वैलेंसी ज्यादा है, प्लस है, तो इसका नाम उन्होंने दिया कार्बोनियम। तो ये कार्बोनियम आयन है वास्तव में, और ऐसी चीजों को हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। कार्बोकेटायन हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई हैलोजन है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, जैसे Cl+, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, आयोडोनियम, ऐसे बोलते हैं। ऐसी जो स्पेशीज होती हैं जो जहां जाके रिएक्ट कर रही हैं, तब ये कहां रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो ये कहां जाके रिएक्ट करेंगे, जहां कार्बन नेगेटिव सेंटर होगा वहीं जाके रिएक्ट करेंगे ना। जहां भी कार्बन नेगेटिव सेंटर होगा वहीं जाके रिएक्ट करेंगे। तब इनके रिएक्ट करने की जगह क्या है, नेगेटिव सेंटर ऑफ द कार्बन। नेगेटिव सेंटर कार्बन है, इसका मतलब कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहां रिएक्ट करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकाई हो, यानी इसका सारा प्रेम किसके प्रति है, इलेक्ट्रॉन के प्रति। इसलिए ऐसी चीजों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल तब क्या हुए, इसका हम आपको उदाहरण दें। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहां देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से टूट सकता है, तो ये जब भी होगा तो अपने में से इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर रिएक्ट करने वाली स्पीशीज क्या हो सकती है, पॉजिटिव ही हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से यहां रिएक्ट नहीं करा सकते। ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो रिपल्शन हो जाएगा। इसलिए यहां जब भी रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज का होगा। मान लीजिए आपने इस पर HCl डाला, तो HCl से क्या मिलेगा, H+ और Cl-। अब देखिए एरो दिखाते समय ध्यान रखना चाहिए, यहां हम कहते हैं कि प्रोटॉन अटैक्स, इसका यह मतलब नहीं कि आप एरो इधर से इधर ले आ दीजिए, नो, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो यहां कहां इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऐसी एरो नहीं लगा सकते। एरो कैसे लगाएंगे हम, कि इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ये ना हुआ, तब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, इधर जाने का मतलब क्या हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ ना, क्योंकि इससे दूर इलेक्ट्रॉन गया है। तो इस कार्बन से इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना, तब आप देखिए क्या होगा, CH2 और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस कार्बन से इस कार्बन पर आ गए, तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए ये आया कार्बोकेटायन। तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ने कहां रिएक्ट किया, जहां पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, या तो वो एनायन हो या डबल बॉन्ड हो, माने पाई बॉन्ड हो। अब ऐसी चीजों को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। अब ये देखिए ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर रिएक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ही तो रिएक्ट करेगा। अब Cl- यहां अटैक करेगा, तो यहां पर देखिए एरो कैसे हुआ कि Cl- ने इस पर अटैक किया, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, ये रहा Cl, और अब आप इसको लिख सकते हैं CH3। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सिंपल है, बस आप लोग अत्यधिक जब दिमाग लगाने लगते हैं ना, तब गड़बड़ा जाता है। तो इतनी ही सिंपल ऑर्गेनिक। इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसे भी होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस, डेफिशिएंट का मतलब जिसके पास सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो 6, तो उसको क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना, तब उसका सारा प्रेम किसके पास होगा, जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसलिए उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज न्यूट्रल भी हो सकता है, कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, क्यों, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड विद कार्बन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आप देखिए यहां पर प्रोटॉन है, इट हैज कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड विद कार्बन, देयरफॉर दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो पॉजिटिव, जनरली इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन हर पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा अमोनियम, अब देखिए
यहां नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ही नहीं। नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा है, ऑक्टेट पूरा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से? इसलिए यह पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट पूरा हो तब नहीं। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रल वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे ना। न्यूट्रल स्पीशीज उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे एक एग्जांपल है डाइक्लोरोकार्बीन, इसको कहा जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। इस डाइक्लोरोकार्बीन को देखिए तो कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हैं यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना। हालांकि ये न्यूट्रल है लेकिन इसके पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे डिस्पाइट बीइंग न्यूट्रल। डाइक्लोरोकार्बीन। इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है और एरो लगाने का ढंग आना चाहिए। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा और कुछ भी समस्या नहीं है। इतनी सिंपल। पहले तो अपने दिमाग के सारे कॉम्प्लिकेशंस आप निकाल दीजिए, तब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अपनी लगने लगेगी। और जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपनापन आएगा तब तो आप पढ़ ही लेंगे। तो इसमें कोई बहुत टेंशन नहीं। हाँ, एरो लगाते समय जरूर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा CH3 CH2Br, इस पर हमने कहा कि पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया, आप एरो लगा के इसका प्रोडक्ट बनाइए। अब आप देखिए सिंपल है, पोटेशियम साइनाइड का मतलब K प्लस और Cn- निकलेगा, होगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कभी कभी हर समय इफेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने दिमाग में सोचा जाता है, हर समय बोला नहीं जाता है। जैसे यहां पर देखिए ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपने दिमाग में सोचते हैं हम लोग, इसके कारण ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। साइनाइड नेगेटिव है, साइनाइड का इस पर ऐसे एरो लगाइए और फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए, क्योंकि एक बॉन्ड बनेगा तो दूसरा टूटना चाहिए, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं। तब अब प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करेंगे? इसका बॉन्ड तो टूट गया, कार्बन से इस कार्बन का बॉन्ड बना, तो आपने देखिए अब बाकी चीजों को वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। CH3 पर कोई असर नहीं हुआ, हमने ऐसे ही लिख दिया। CH2 के साथ फिर आपने देखिए एक साइनाइड का बॉन्ड आपने जोड़ दिया, एक नया कंपाउंड बना, इथेन प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड। इसी तरह से छोटी छोटी चीजों में, अब जैसे आप एरो लगा के देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 लिथियम। अब इस पर अगर आप एरो लगाइए तो किधर की तरफ बॉन्ड टूटेगा? अब ये वाला बॉन्ड टूटना है तो ये किधर की तरफ टूटेगा? अब आप देखिए, अगर आपको आदत पड़ गई है ऐसे लगाने की बिना लिखे तो ये एरो गलत है, क्योंकि ऐसे एरो लगाएंगे तो लिथियम के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, और लिथियम के ऊपर नेगेटिव आना संभव नहीं है, इसलिए ये एरो गलत है। इसका मतलब कि ये बॉन्ड ऐसे न टूट के ऐसे टूटेगा। ऐसे टूटने का मतलब कार्बन नेगेटिव हुआ, और अगर कार्बन नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है इस पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज ही रिएक्ट करेगा। तो कार्बन एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ, तो उस पर रिएक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज को आप इस पर रिएक्ट करा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने H+ लिया, अब देखिए इसको हम एरो के द्वारा दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे? ये बॉन्ड टूटा, ये वाला एरो तो गलत है। अब आप देखिए हमने इसको ऐसे किया और H+ को यहां लिख देंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, H+ से मिला, ये मिला इथेन। और लिथियम का जो कुछ भी होता हो हमको उससे मतलब नहीं। यह एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है।
रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल होने के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये सही है कि गलत, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, कारण आपने एरो सही लगाया है। एरो सही लगाया तो फिर गलती क्या है। इसी तरह से आप देखिए, कुछ रिएक्शन करके देखिए। जैसे मान लीजिए हम फिर वही लेते हैं, CH3 CH2 Cl लेते हैं इस बार। अब देखिए हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड का। आप खुद करके देखिए, इससे क्या बनेगा, Na+ और CH3O नेगेटिव। CH3O नेगेटिव बनेगा तो ये कहां अटैक करेगा, यहां पर, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। दिस इज हाउ द रिएक्शंस आर बीइंग कैरिड आउट। करके देखिए। हाँ, ये जरूर है कि यह एरो लगाने में आपके हाथ कांपते जरूर हैं कि कहां लगाएं, कैसे लगाएं, इधर लगाएं उधर लगाएं। 2-4 बार कीजिए, गलती होगी फिर सही हो जाएगा। क्योंकि बिना लिखे हुए अगर आप ऑर्गेनिक में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो वो असंभव है। मेरे हाथ पैर बांध दिए जाएं और यहां से मुझको कहा जाए कि बिना बोर्ड पर कुछ लिखे हुए ऑर्गेनिक पढ़ा दीजिए, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, फॉर एनीबडी। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हो सकता है कि हाथ बांध के पढ़ा दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये, पीरियोडिक टेबल ये वो सब पढ़ा दें, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बिना लिखे हुए पढ़ा दें, ऐसा संभव नहीं है। तब आपने देखिए क्या किया होगा, OCH3 इसके आयनाइजेशन के बाद बना होगा नेगेटिव, इस O नेगेटिव को आपने यहां अटैक किया होगा, ये बॉन्ड टूटा। अब आप देखिए प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हैं, CH3 CH2, इस CH2 से एक नया बॉन्ड बना ऑक्सीजन का, ये रहा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ क्या है, CH3 ऑलरेडी है, वहां पर कोई जिस पर असर न, देखिए जहां बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग हो रही है सिर्फ वहीं पर ध्यान दीजिए, बाकी मॉलिक्यूल को जैसे का तैसा उतार दीजिए। अब आप देखिए ये एक ईथर है और ये बहुत ही नोन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है, पढ़ाया जाएगा आपको ईथर चैप्टर में। देयरफॉर व्हाट आई मीन टू से, you have to be very careful that आप मजाक में भी अगर रास्ते पे सड़क पर आप कहीं चाय पीने की दुकान पर बैठे हैं और आपको मन किया ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन याद आ गया, तो रिएक्शन याद मत कीजिए, वहीं पर अखबार पड़ा रहता है, दुकान पर कलम निकालिए और वहीं का वहीं लिखिए, और बिना एरो के शुरुआत में मत लिखिए। बहुत होगा तो 1 महीना लगेगा आपको एरो में एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए कि ऐसे एरो लगाना है, ऐसे लगाना है। आप धीरे धीरे लिखें, 1 महीने के बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आप देखकर बिना कुछ सोचे समझे, बिना एरो लगाए, बिना डिटेलिंग लिखे हुए आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत में कोई भी चीज सीखने में टाइम तो लगता ही है, तो शुरुआत में आप 1 महीना ऐसे करें। अब इन एरोज का इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब कुछ कॉमन सेंस होते हैं, जैसे अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब आपको सोचना पड़ता है कि कहां पर किस रिएजेंट का इस्तेमाल करें और किसका रिएक्शन करें। अगर आप ध्यान से देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इथीन है इस पर क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, प्लेनर होगा, इसके अबव एंड बिलो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इसको आजकल हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। मॉडर्न केमिस्ट्री में इस बॉन्ड को आजकल ऐसे लिखा जाता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो किया जाता है, लाइक दिस, ऐसे शो किया जाता है ना। अब खुद सोचना पड़ता है, जाहिर सी बात है कि इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अगर आप रिएक्शन करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आपके लेवल पर तो इम्पॉसिबल है, आपके लेवल पर। क्यों? न्यूक्लियोफाइल पास में पहुंचेगा, ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो रिपल्शन हो जाएगा, काहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, और जब तक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ नहीं रिएक्शन होगा नहीं। इसलिए ये आपको सोचना पड़ता है कि अब यहां पर तब क्या रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनके पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से टूट सकते हैं और ये दे सकता है। यही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। यह छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझिए। थोड़े दिनों तक तो सोचना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन करीब 1 महीना ऐसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, और आपके पास तैयारी करने के काफी महीने हैं, कम से कम 7-8 महीने तो हैं ही, तो 1 महीना तो आप इसी में डिवोट कर दीजिए, और उसके बाद से मैं बताऊंगा आप मुझसे तेज स्पीड से रिएक्शन कर सकते हैं।
बिकॉज ऐसा मत समझिए कि सबसे बड़ा जानकार मैं ही हूं या टीचर ही है। नो, जो भी सीख लिया वो जानकार है, और सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए, और इन ध्यान रखने के बाद से हम लोग आइए इन चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए एल्केन वगैरह पहले पढ़ेंगे, तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और बड़ी आसानी से बढ़ सकते हैं। आइए देखा जाए। लेट अस स्टार्ट विद दी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो मेन क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज एलिफेटिक को लेते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आएगा एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइंस। तो हम लोग इसका प्रिपरेशन लेंगे। वी विल डील विद द प्रिपरेशंस फर्स्ट, that is preparation of alkane, alkene and alkyne, followed by the properties of alkane, alkene and alkynes, giving emphasis of some mechanistic pathways, some special features, some applications of the reactions. So in hydrocarbons we call alkanes to any compound that is sp3 hybridized carbon से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब हम लोग उसको कहेंगे कि ये एल्केन है। और इस एल्केन के प्रिपरेशंस में we adopt two different pathways. The main features of alkane preparation is, what you can do, you can either take two different carbon atoms. Both the carbon atoms have got active centers, maybe free radical, anion, cation, whatsoever it is. So you take two different smaller chain alkyl groups. So those two carbons will have active center and you are joining together. So if you combine these two carbon atom, link these two carbon atom, the chain will be elongated and you will get the alkane. So one way of preparation of alkane is take two smaller parts and join it together. Then you will get a longer alkane. The carbon skeleton after the preparation will be elongated as well as the structural changes may occur. The second way of preparation is take any alkyl group of your choice and make the carbon active center and just add one hydrogen atom to it. Remove the functional group or anything, any leaving group that is present there, and by departing or by expelling out that leaving group, you will get an active carbon, and to that active carbon add just hydrogen atom. So you will again get the alkane but without change in the carbon skeleton from the original compound. So there are two ways. You can take two different carbon atom or the same carbon atoms and join together, link together, you will get a longer alkyl chain, alkane chain. And another way is just take one carbon center that is active and add hydrogen to it. You will get the alkane, but without elongation of the chain, without enlargement of the chain, without any structural variations in the final alkane product. Let us take one by one. First of all, take this way, that take two carbon atoms, join together. While doing so, we have different methods for doing. So one is what we call take alkyl halide. Let it be like this. Let us take 2 moles of alkyl halide. So two different carbon atoms and we are joining together. In order to join them, take metal. Let us take the sodium metal. I am writing 2 different sodium metal, one this, one for this. Then what you have to do is you have to remove this halogen so that this carbon will become an active center. Similar is the situation here. Then these two active centers we will combine and we will get the alkane. That is, it is done by taking the sodium metal. So sodium metal will donate its electron. It is acting as a free radical because it has got unpaired electron. Once the unpaired electron or a single electron is donated to the halogen, this bond will undergo a homolysis and that will generate an active center, what we call RCH2 free radical. Similar thing will happen on the another mole. For mechanistic detail, I have taken 2 different moles, 2 moles.
Now again you will get the active center, that is free radical, and these two free radicals will immediately collapse like this. And while doing so, what you are doing is you are linking two carbon atoms to form a longer chain. That is one method of preparation of alkanes. You are taking smaller parts, joining together, making a larger part, larger molecule. This reaction is done in a solvent, what we call dry ether. The solvent ether is taken because it is supposed to be almost inert compound in organic chemistry. Moreover, ethers do not react with sodium metal. Had it been water, sodium would have reacted violently. Even with the alcohol, sodium reacts. May not be violently, but it reacts and evolves the hydrogen gas. Therefore, we have to take some solvent which is able to dissolve the alkyl halide, as well as it should not react with the sodium metal, and the best suitable solvent is dry ether. So, what I can say, so exactly if you write the reaction in a simple way, without mechanistic detail, what we are doing is we are taking alkyl halide, treating with sodium metal in ether, of course the dry ether, and then we are getting the alkane. This is the mechanistic part of it. So, this simple reaction where you are taking alkyl halide in order to prepare the alkane, this simple method is known as Woods reaction. So, Woods reaction can be stated as alkyl halides on treatment with sodium metal in presence of dry ether solvent, or in dry ether solvent it leads to a coupling reaction, and that coupling reaction leads to a hydrocarbon chain, that hydrocarbon, that is Woods reaction. One way of doing so. The another way of doing so is you take any alkyl halide, let it be Ri or RBr, anything, maybe Ri, RBr. Don't take chlorine because chlorine is not a good leaving group. Now, you take some almost less reactive metal so that free radical formation is avoided. For example, sodium metal आप लेंगे तो free radical बनेगा ही. इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको लिथियम से ट्रीट करते हैं, तो लिथियम आयोडाइड, ये अल्काइल लिथियम कंपाउंड बनेगा. उसके बाद से इसको क्यूप्रस आयोडाइड से ट्रीट कर देते हैं. इसकी ट्रीटमेंट के बाद से इस तरह से बनेगा, इसको कहते हैं लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट. लिथियम डाई अल्काइल cuprate. This cuprate means it is the entire complex is negatively charged. So again, what we are doing is we are taking two carbon atom and joining together. One way is, or one method of doing so is Woods reaction. The another method is this. Now, when this रिएजेंट कॉपर से अगर दो एल्काइल ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, बॉन्डिंग फॉर्म में ऐसे लिखें. अब हमको करना क्या है कि हमको दो डिफरेंट कार्बन एटम लेने हैं और उसको आपस में जोड़ना है. तो अगर आप इसको देखिए, अब अगर यहां पर मेटल से ये आर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा और ये निश्चित रूप से आर नेगेटिव टाइप का सिस्टम होगा. यानी यह वास्तव में कार्बेनायन का एक सोर्स होगा और थोड़ी रिएक्टिविटी कम होगी क्योंकि कॉपर से जुड़ा हुआ है. अब हम इसको किसी सूटेबल एल्काइल आयोडाइड से ट्रीट कर दें लाइक दिस. तब अगर आप देखिए, आपने एक कार्बन सेंटर जैसे यहां लिया है, वैसे एक कार्बन सेंटर ये हुआ, उसके बाद ये आया, इसने इस पर अटैक किया और आप देखिए दो डिफरेंट आर, इससे आपको मिलेगा RCH2 एंड R. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग टू डिफरेंट और सेम carbon active centers and you are joining together. So another way of performing this alkane preparation by such method, that is joining together, is this process. It is also known as Core-House reaction.
Corehouse reaction. This E.J. Corey is a Nobel laureate. He is supposed to be the father of modern organic synthesis. Still, he is working more than 90 years of the age. And he is a great man, great scientist. So, this is how alkyl halides को हम लेकर दो एक्टिव सेंटर बना के आपस में जोड़ सकते हैं और ये एल्केन बनाने के प्रिपरेशंस हुए। यहां इस कोरेहाउस रिएक्शन में एक थोड़ी सी बात ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं जिससे इसको रिएक्ट कर रहे हैं, दिस शुड बी सिंपलर वन, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, नेवर टू बी ए टर्शियरी, बिकॉज दिस रिएक्शन इज ऑफ SN2 टाइप, और SN2 टाइप की रिएक्शंस है तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा। दिस ग्रुप मे बी लार्ज एनफ, howsoever large it is the group at the carbon at which it is going to react, that should be simpler one, because steric hindrance will come into force and that will hinder the entire, or sometimes it makes the reaction futile if this steric hindrance is applying strongly. Therefore, the howsoever large is this group, it is going to attack on this carbon. So this alkyl iodide should be simpler one, such that steric hindrance does not impede the reaction. बस इतनी सी यहां पर बात ध्यान रखना चाहिए कि ये चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, जहां पर ये अटैक करने जा रहा है वह सिंपलर होना चाहिए। सिंपलर इन द सेंस कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रिएक्शन में बाधा न पहुंचे। तो प्राइमरी पर SN2 रिएक्शन आसानी से होता ही है, सेकेंडरी पर भी काफी अच्छी तरह से होता है। हाँ, टर्शियरी पर नहीं होता तो इसको टर्शियरी नहीं लेना चाहिए। एराइल हैलाइड नहीं लेना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इस रिएक्शन में ध्यान रखना चाहिए। यानी एक तरीका हुआ दो डिफरेंट या सेम कार्बन को जोड़ने का कि उनको हम आपस में कंबाइन कर दिए, और कंबाइन करने के दो तरीके हुए, एक अल्काइल हैलाइड से ये तरीका हुआ और दूसरा अल्काइल हैलाइड से ये तरीका हुआ। तीसरे प्रकार से हम दो कार्बन एटम को कंबाइन कर सकते हैं और वो है ये, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। दूसरा और ये तीसरा प्रोसेस ये हुआ, दैट इज नोन एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। In this Kolbe electrolytic method, what we do is we take sodium salt of carboxylic acid, use electricity in electrochemical cell, we put it in an electrochemical cell, and this reaction is of historic importance also because this was the first reaction which utilized electricity in order to prepare an organic compound, and therefore it is of historical importance. So what we do is we take carboxylic acid, let us take this one, carboxylic acid, sodium salt, put it in electrolytic cell. First of all, there will be ionization, and this dissociation separates sodium and positive and negative charge. Then comes the role of electricity, that this carboxy anion या carboxylate anion will lose a proton and get converted into a free radical, that is carboxy free radical like this. Since electron is lost, it is oxidation, therefore it must be taking place at the anode. Now any carboxy free radical is unstable. It rapidly decomposes or decarboxylates. Decomposition leads to the decarboxylation. So it rapidly decomposes, giving rise to alkyl or even aryl. So radical. So any carboxy radical will definitely undergo decomposition. The only thing is some of the carboxy radicals may decompose very rapidly, sometimes spontaneously, and some carboxy radicals will decompose little bit slowly. This decomposition rate or speed of decomposition depends upon the stability of this
alkyl radical which is later on going to be generated. If this alkyl radical is very stable, the decomposition will be very fast, sometimes spontaneous. If this, on the other hand, if it is little bit less stable, then the decomposition rate will be little bit lesser. This is the only thing happening. Otherwise, any carboxy radical will definitely undergo decomposition. So third step is, do it like this. And any carboxy radical which is undergoing decomposition is following this mechanism. That is this. This electron comes here so that a homolytic cleavage takes place, and again you get a radical. That is alkyl radical. If you see this step, this alkyl radical, if you remember, similar radical was formed in Wurtz reaction. So fourth step is a Wurtz type coupling. That is, these two radicals are getting coupled. If I am taking another radical, because there are number of radicals formed in the reaction, so these two radicals will undergo a coupling reaction very, very similar or exactly similar to the Wurtz reaction. So this is a Wurtz type coupling reaction. I mean to say, just like the Wurtz reaction, here also that same coupling takes place, leading to a longer alkane chain. The only difference is Wurtz reaction utilizes the alkyl halide in order to make this alkyl free radical, while the Kolbe electrolytic method utilizes the carboxylic acid salt. Otherwise, final step, if you see this step, if you see it was there in Wurtz reaction also, it is there here also. So these are the methods in your syllabus where you can take two different carbon atoms, active carbon atoms, either same or different, and then you can prepare the alkanes by linking them together. Let us take these two reactions once again. I am not taking the entire reaction. I am concerned about this because this is common in Wurtz reaction as well as in Kolbe reaction. Now here you are getting a single alkane. The drawback or shortcoming of these two reactions is, if you want to prepare some alkane such that you are compelled to take two different kinds of carboxylic acid salt or two different alkyl halides in Wurtz reaction, तब मेरे कहने का मतलब कि आप ऐसी रिएक्शन करें जिसमें मिक्स टाइप के स्टार्टिंग मटेरियल हो. कोल्बे रिएक्शन है तो उसमें एक एसिड नहीं, दो एसिड हो और दोनों डिफरेंट हो. वुड्स रिएक्शन अगर लेना है तो एल्काइल हैलाइड, दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के बीच अगर वुड्स रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा. यहां पर देखिए तो एक सिंगल था तो सिंगल रेडिकल बना तो एक सिंगल एल्केन बना. मान लीजिए कि हमको कोई ऐसा एल्केन बनाना है, जैसे अनसिमेट्रिकल लीजिए या ऐसा एल्केन लीजिए जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो. अगर मान लीजिए हमको प्रोपेन बनाना है, टू बी वेरी सिंपल, तो अगर आप वुड्स रिएक्शन करते हैं तो आपको दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, इथाइल क्लोराइड लिया और तब जाकर आप वुड्स रिएक्शन कीजिए तो प्रोपेन बनेगा. वुड्स रिएक्शन करने का मतलब आपको सोडियम मेटल लेना पड़ेगा, ईथर लेना पड़ेगा. अगर आप इस मेथड से करना चाहें तो आपको एस्टिक एसिड लेना पड़ेगा और साथ में प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा. तभी ना जाके ये बनेगा. बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को इस पर फॉलो कीजिए तो इसका एक मिथाइल रेडिकल, इसका इथाइल रेडिकल, दोनों कंबाइन हुए तो ये बना. अल्टीमेटली इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस अगर आप लेते हैं, वुड्स या कोल्बे रिएक्शन, इसमें अगर ध्यान से देखिए तो फाइनल स्टेप को देखिए, इसमें भी फाइनल स्टेप को देखिए और इसका भी स्टेप देखिए. तो इन दोनों जगहों पर अगर आप देखिए तो आपको दो रेडिकल मिलेंगे. एक मिलेगा इथाइल रेडिकल और दूसरा मिलेगा मिथाइल रेडिकल. और निश्चित रूप से अगर ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों आपस में कपल किए लाइक दिस, वुड्स रिएक्शन में भी ऐसा ही था, यहां पर भी ऐसा ही, अगर इन्होंने कपल किया, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू प्रोपेन.
But the problem remains is, in a reaction mixture, not one, but a number of free radicals are formed. And free radicals are so reactive species that the ethyl free radical is not going to wait that let the methyl radical come and then I will react. No. Because radical reacts with radical, any radical will react with any radical, and there is every possibility. If that happens, then you see, if the simple, as per our desire or choice, if these two combine, we will get the desirable product. But while preparing, so if you do this, you are not only getting this, it may happen that two methyl radicals may couple to give ethane. Now, it also happens that two ethyl radicals may couple to give butane. And this cannot be ruled out. These possibilities cannot be ruled out because free radicals are very energetic species. Therefore, चाहे वुड्स रिएक्शन हो चाहे कोल्बे रिएक्शन हो, दोनों का एक ड्रॉबैक, एक शॉर्टकमिंग ये है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहते हैं, देखिए यहां जो एल्केन बनाए थे हमको सिंपल मिला क्योंकि ये सिमेट्रिकल था, इधर भी देखिए इधर यही है, इधर भी देखिए यही है। यहां पर देखिए यह सिमेट्रिकल नहीं है, यहां रखेंगे तब न सिमेट्रिकल होगा, तो कार्बन को थोड़े काटना है। यहां देखिए एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, सो इट इज अनसिमेट्रिकल। सो इफ द एल्केन इज अनसिमेट्रिकल और यू कैन से इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तब ऐसे केस में आपको दो डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स लेने पड़ेंगे दोनों रिएक्शंस में, और तब आपको दो डिफरेंट रेडिकल मिलेंगे और तब आपको तीन डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे मिनिमम। और यह जो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था उसकी यील्ड कम हो जाएगी। अगर हम इक्वल पॉसिबिलिटी लेकर चलें तो लगभग 33% तीनों को बनना चाहिए। देन आइदर वुड्स रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन विल नॉट बी ए मेथड ऑफ चॉइस फॉर प्रिपेयरिंग सच एल्केन्स, दो वन शुड कीप इन माइंड दैट इट डज नॉट मीन, समटाइम्स स्टूडेंट्स से इन अटमोस्ट कंफ्यूजन और एंड विद they venture to say that propane cannot be prepared through Woods reaction and Kolbe. No, this is not a right statement. Propane can definitely be prepared from Woods reaction, by Woods reaction or Kolbe reaction. But these two methods are not method of choice because the yield will be significantly less due to the formation of these two side product alkanes. So this is one side reaction or one shortcoming of the Woods and Kolbe reaction both. The another one, in both the cases, one simple thing you can see that neither Woods reaction nor Kolbe reaction will be able to prepare methane, which is the first hydrocarbon, I mean first alkane. Methane cannot be prepared because you have to take two different radicals, two different or same radicals, और दो रेडिकल के कपलिंग का रिएक्शन है तो मीथेन में तो एक ही कार्बन है, दो रेडिकल का सवाल नहीं, तो एक ये भी हो सकता है। तीसरा अगर आप देखिए तो जितने भी फ्री रेडिकल हैं, नॉट ओनली दिस वुड्स रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन, नो नॉट ओनली दिस, एनी फ्री रेडिकल, कभी भी फ्री रेडिकल की रिएक्शंस को देखिए तो उसका 100% यील्ड कभी नहीं आता है। उसके न आने के पीछे कारण है उसमें बहुत सारी साइड रिएक्शंस होती हैं, बिकॉज फ्री रेडिकल इतने एनर्जेटिक हैं कि उनको रिएक्शन करने से रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, रिएक्शन कंडीशंस को हम लोग मेंटेन करके यील्ड को बढ़ा जरूर लेते हैं या उसके साइड रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज को कम कर देते हैं। एक शॉर्टकमिंग तो ये हुआ ऑड नंबर के कारण, दूसरा आप मीथेन नहीं बना सकते, तीसरा आप देखिए तो सपोज कीजिए कि किसी रिएक्शन में ऐसा फ्री रेडिकल बना, जैसे आप देखिए यहां बना है, फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे। आर्हेनियस के मुताबिक एनीथिंग दैट इज गोइंग टू रिएक्ट हैज गॉट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट यू कॉल थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी यू प्रोवाइड द रिएक्शन। फ्री रेडिकल्स इतने रिएक्टिव हैं कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज वेरी लेस, रिएक्शन इज वेरी रैपिड, so there is no problem of activation energy once the free radical is formed. But in order to react, only threshold energy or activation energy is not sufficient for the reaction. Activation energy की यहाँ कमी नहीं है. In addition to that,
the species having sufficient amount of energy to react may not react sometimes, may not react in a desired way. Why it is so? That in addition to the energy of activation, the reactive species must have proper geometry to react. For example, suppose these two species are having the requisite amount of activation energy, still they may not react, because suppose this carbon is having a free radical, this carbon is free radical. If they are having the sufficient amount of activation energy, if they are approaching in this way, in this geometry, they are definitely going to undergo a coupling reaction leading to the alkane. But उस रिएक्शन मिक्सचर में इतनी ज्यादा मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स की, कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी तो है, एक रेडिकल की ज्योमेट्री ये है और दूसरा रेडिकल सपोज कीजिए उसके पास ऐसे आया, देन इट इज नॉट गोइंग टू कंबाइन बिकॉज द एक्टिव सेंटर इज हियर, और ये कार्बन उड़ के यहां पर जाके रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है, इतना उसके पास टाइम नहीं है. यानी दो रेडिकल तो आपस में आए, दोनों के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, बट दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन ए डिजायर्ड वे बिकॉज दे आर नॉट इन ए प्रॉपर ज्योमेट्री. एंड दिस हैपन्स in certain case, in some cases, that leads to the side products like this. तब ऐसी स्थिति में वो फ्री रेडिकल करेगा क्या? मान लीजिए यही एक फ्री रेडिकल है, सपोज कीजिए एक दूसरा फ्री रेडिकल आया जिसके पास पर्याप्त एक्टिवेशन एनर्जी तो है लेकिन इनकी ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं है. ये कार्बन का एक्टिव सेंटर यहां पर है, इसका एक्टिव सेंटर यहां पर है, यहां नहीं है, और ये अगर आपस में आके टकराते हैं तो फ्री रेडिकल इतना रिएक्टिव है कि वो वेट नहीं करता है. वो क्या करेगा कि अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए या रिएक्ट करके कंप्लीशन करने के लिए जो भी इसके सामने कार्बन आता है उससे लगे हुए हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है लाइक दिस, और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, और तब अगर आप देखिए तो आपको अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे. जैसे एक इससे ये हाइड्रोजन का इस यहां आया तो ये हुआ इथेन, और दूसरा पार्ट देखिए तो ये बन जाएगा इथीन. हालांकि बी कॉशियस दैट इट डज नॉट मीन दैट द वुड्स रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन इज ए मैथड आर द मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स. नो, नॉट एट ऑल. It is just a side reaction, that is possibility of the reaction, and that possibility has been observed. But the yield is never to such a level that you can say that it is a method of preparation. ये बहुत 2-4-5% बनता होगा तो बनता होगा, कभी कभी नहीं भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन. सो दिस इज ए साइड रिएक्शन. कभी ऐसा मत सोचिए कि इन दोनों मेथड से एल्केन भी बनाया जा सकता है, एल्कीन भी बनाया जा सकता है. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. इस तरह की साइड रिएक्शन सभी फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस में एक कॉमन रिएक्शन है, और फ्री रेडिकल इतना एनर्जेटिक होता है कि वो कहीं से भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट, इवन समटाइम्स इट एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम एरोमेटिक रिंग. सो दिस फेनोमेना इज नोन एज हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जो है वह फ्री रेडिकल का एक कॉमन साइड रिएक्शन है. तो एक साइड रिएक्शन इसका ये भी है. कोल्बे रिएक्शन में इन एडिशन टू दीज शॉर्टकमिंग्स, कोल्बे रिएक्शन में एक और है कि उसका एल्काइल फ्री रेडिकल, कार्बोक्सी फ्री रेडिकल बना था, वो डिकम्पोज हुआ तो एल्काइल फ्री रेडिकल बना. अब रिएक्शन मिक्सचर में कार्बोक्सी फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल दोनों हैं. अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो कोल्बे रिएक्शन में इन एडिशन टू वुड्स रिएक्शन शॉर्टकमिंग्स, कोल्बे रिएक्शन में एक और शॉर्टकमिंग है कि जो कार्बोक्सी रेडिकल बना था वह अगले वाले स्टेप के बने हुए फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके ईस्टर भी बना सकता है. तो एक ईस्टर साइड प्रोडक्ट कोल्बे रिएक्शन में आ सकता है. इस तरह से ये वो मेथड हैं जिनसे आप दो डिफरेंट या सेम एक्टिव कार्बन एटम्स को आपस में कंबाइन करके एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक. दूसरे प्रकार का मेथड ये हो सकता है कि आप कोई एक एक्टिव सेंटर लें कार्बन का और उस पर सिर्फ हाइड्रोजन जोड़े, जिसके कारण ओरिजिनल जो कार्बन का स्केलेटन है वो चेंज न होने पाए. यह दूसरे प्रकार का मेथड हो सकता है. बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस अनदर वे ऑफ प्रिपरेशन, लेट अस टेक फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ इट. फॉर एग्जांपल, एक
ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये कुछ एल्केन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एल्केन ऐसा है जिसको आप बना सकते हैं, कौन सा एल्केन ऐसा है जिसको आप नहीं बना सकते, लाइक दिस। तो इस तरह से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें ध्यान रखा जाता है कि आप सिमेट्रिकल देखिए। पूछा जाता है कि विच आर द एल्केन्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए प्रॉपर यील्ड, दैट इज, या यूं कह लीजिए इनमें से किस एल्केन के प्रिपरेशन के लिए वुड्स या कोल्बे रिएक्शन मेथड ऑफ चॉइस होगा। अब उसमें फ्री रेडिकल है, दो डिफरेंट को करना है। फ्री रेडिकल का आप कॉम्बिनेशन जान ही रहे हैं कि अगर ऑड नंबर या अनसिमेट्रिकल रहेगा तो उसको प्रिपेयर करने में दिक्कत होगी। तो आप बस उसकी सिमेट्री देखा करिए। जैसे आप यहां देखिए, यहां अगर 20 से मॉलिक्यूल को काटिए, इट इज सिमेट्रिकल, ये प्रिपेयर किया जा सकता है क्योंकि एक ही प्रकार का फ्री रेडिकल बनेगा, वो आपस में कंबाइन होगा। आप अगर यहां देखिए तो किसी भी जगह से मॉलिक्यूल को कट कीजिए तो वो सिमेट्रिकल, दो इक्वल पार्ट में नहीं बदल रहा है। यानी फॉर दिस एल्केन आइदर वुड्स और कोल्बे रिएक्शन इज नॉट ए मेथड ऑफ चॉइस। यहां पर देखिए, इसे भी नहीं कर सकते आप। इसको, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदलिए, लेट इट बी लाइक दिस। अगर ऐसे कर दिया जाए, अब इसको देखिए, इसको आप बना सकते हैं, लेकिन इसी को अगर हम एक कार्बन और बढ़ा दें तो फिर इसको बनाना दिक्कत हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगर आप इसको यहां से कट करते हैं तो इसी आइसोप्रोपाइल कार्बन, अगेन ये सिमेट्रिकल है, ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन आप इसको बनाना चाहें, नहीं बना सकते। आई मीन इट इज नॉट ए मेथड ऑफ चॉइस। बना क्यों नहीं सकते हैं, बनेगा भी, बट मैंने जैसे कहा ना, यील्ड कम होगा, मोर देन 1 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऐसे सवालों में ये देखा। दूसरा ये होता है कि दूसरे प्रकार के जो सवाल आते हैं उसमें क्या है कि यू कैन टेक एन ओपन चेन अल्काइल हैलाइड और समथिंग लाइक दैट एंड देन यू कैन मेक इट ए साइक्लिक कंपाउंड। किसी ओपन चेन को लेके आप साइक्लिक कंपाउंड में बदल सकते हैं, या कभी कभी इतनी स्ट्रेन्ड रिंग होती हैं जिनको लेबोरेटरी में साधारण मेथड से प्रिपेयर करना लगभग इम्पॉसिबल सा होता है। बट दीज टू मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली द वुड्स मेथड, इज सरप्राइजिंगली very suitable method for preparation of a very strained rings which are difficult to prepare in other way around, और जनरली वो नेचर में पाई भी नहीं जाती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास ऐसा साइक्लोप्रोपेन है, ब्रोमीन यहां लिया हमने। अब देखिए, इसको अगर हम सोडियम मेटल से ट्रीट करें ईथर में तो निश्चित रूप से यहां पर होमोलिसिस के कारण 2 रेडिकल आपको मिलेंगे लाइक दिस, और आपको ये एक रेडिकल मिलेगा। सी दीज 2 रेडिकल। अब यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि इसी के दूसरे रेडिकल को आपस में कंबाइन करते चले जाइए, तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, एक चेन रिएक्शन होगी और बहुत लंबी सी चेन नहीं बन पाएगी। सो इट इज नॉट ए यूजफुल मेथड। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक रेडिकल से दूसरा टकराया, दूसरे से तीसरा, और इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रंग की बहुत लंबी सी चेन बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल से इतना जल्दी सा पॉलीमराइजेशन और लंबा सा चेन बनना होता तो फिर डिफरेंट पॉलीमेरिक कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिगलर नाटा एटसेट्रा। वास्तव में यहां पर उससे ज्यादा सुटेबल रिएक्शन यह है कि दोनों कोई भी जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है उससे ज्यादा प्रिफरेबल रिएक्शन होती है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में बाहर से किसी को नहीं आना है रिएक्ट करने के, वो विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो जाता है, एंड दोज रिएक्शंस आर इजियर, दे आर एनर्जी फेवरेबल रिएक्शंस। तब ऐसे केस में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो हैं वो ज्यादा फेवरेबल होंगी। यहां पर देखिए, इन दोनों के इंट्रामॉलिक्यूलर कपलिंग रिएक्शन से आप देखिए एक ऐसा रिंग बनेगा जो काफी स्ट्रेन्ड रिंग है, फिर भी ये बनता है। एंड वेरी सरप्राइजिंगली आप देखिए, जो आप पॉसिबिलिटी समझ रहे थे एक रेडिकल को दूसरे रेडिकल में जोड़ने की, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर सच फेवर्ड रिएक्शंस कि आपको आश्चर्य होगा, इसका यील्ड लगभग 98% के अराउंड होता है। एक तो ये हुआ। दूसरा, कभी कभी ओपन चेन कंपाउंड हम लेते हैं और उसको साइक्लाइज कर लेते हैं, और वो भी कभी कभी ऐसी स्ट्रेन्ड रिंग्स बनाते हैं या कभी कभी अनयूजुअल रिंग्स बनाते हैं जिसमें कि साधारण दूसरे किसी मेथड से सोच के उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक दिस वन। सपोज हमने किया यहां CH2X,
इस पर अगर हमने वुड्स रिएक्शन किया तो आप करके देखिए, ऐसे ही बनेगा। एक फ्री रेडिकल यहां, एक फ्री रेडिकल यहां, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तब इसमें एक और रिंग बनेगी। CH2 और CH2 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से आप करके देखिएगा स्टेप वाइज, तो ऐसा बनना चाहिए। इसका CH2 ये है, इसका CH2 ये है, और ये दोनों CH2 इस तरह से एक रिंग बना लेंगे। सो यू विल गेट इट 1 2 मेंबर्ड रिंग। 2 रिंग इज फ्यूज टुगेदर या कंबाइन टुगेदर, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। जहां पर 2 रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, उनके बीच में कम से कम एक कार्बन हो तो उसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। जैसे ये और ये ब्रिज हेड कार्बन कहलाता है। सो आप इसको करके देखिए। तो यहां पर एक फ्री रेडिकल बनाइए वुड्स रिएक्शन से, यहां बनाइए, और दोनों को आपस में इंट्रामोलिकुलर कपलिंग कर दीजिए। यू विल गेट दैट। इन दिस वे ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स such application type questions appear. Now let us take our last method. Last method is you take an alkyl group और उस पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। उसका एक तरीका यह है कि आप किसी एल्काइल हैलाइड को लीजिए, उस एल्काइल हैलाइड पर मैग्नीशियम मेटल डालिए। ऑफ कोर्स सॉल्वेंट यहां भी ईथर लीजिए क्योंकि मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है। तो यहां देखिए आपको एक अजीब प्रकार के इंसर्शन रिएक्शन होगा। इंसर्शन मीन्स मैग्नीशियम, अपरेंटली व्हाट इट अपीयर्स टू बी, मैग्नीशियम इज इंसर्टिंग बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन, और यहां पर दिस बॉन्ड इज वल्नरेबल, और ये बॉन्ड जब भी टूटेगा वो इसी प्रकार से टूटेगा, और इस प्रकार से टूटने का मतलब कि ये R नेगेटिव यानी कार्बेनाइन बनेगा। सो दिस विल बी ए सोर्स ऑफ कार्बेनाइन। In fact, this was the first well-proved and well-established reaction where a carbon is directly bonded to metal. यहाँ R से अगर आपको कार्बन का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो आइए इसको ऐसे लिख दें, RCH2MgBr। मान लीजिए हमने RCH2Br लिया, और इस पर अगर आप मैग्नीशियम मेटल ईथर के प्रेजेंस में डाल दें तो ये बन जाएगा। तब यहां देखिए कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द मैग्नीशियम, और जब कार्बन मैग्नीशियम से डायरेक्टली लिंक्ड है तो कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड मेटल से बना है, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और अपने तरह का ये पहला एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, और इस डिस्कवरी के लिए इसके डिस्कवरर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया 1914 में। 1914 में उन्होंने सैबोटियर के साथ ये नोबेल प्राइज शेयर किया था, दैट इज विक्टर ग्रिग्नार्ड। इस उन्हीं के सम्मान में इस RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। And Grignard was definitely a great scientist. Great in the sense he was a mathematician. He was a mathematician, and he did his PhD in organic chemistry. And a very interesting case. A mathematician always think himself, or a mathematician always thinks that mathematics is the greatest, so I am the greatest. मैथमेटिक्स वाले अपने भाव में रहते हैं, और वो पर्टिकुलरली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, होना ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन जनरली एटीट्यूड मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा, आपने भी देखा होगा, या आप अनुभव करते होंगे अभी भी। बट विक्टर ग्रिग्नार्ड डिड हिज मैथमेटिक्स डिग्री, एंड आफ्टर completing his mathematics degree, he opted a PhD in organic chemistry. And one thing should be appreciated, that it may be very common that he took the chemistry as a research subject, but you see he was a mathematician and he never opted physical chemistry for the research topic, although mathematics is required there.
So it would have been very easier for him. But instead he ventured to take organic chemistry where almost there is no role of mathematics. In this way, he was a great man in that sense. And this magnesium metal डायरेक्टली लिंक विद द कार्बन, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं और इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है उन्हीं के सम्मान में। और वास्तव में देखिए तो उनके इस छोटे से प्रिपरेशन में ये इट अपीयर्स टू बी वेरी सिंपल दैट यू टेक अल्काइल हैलाइड, पुट मैग्नीशियम इनटू इट, देयर विल बी ए फ्यूमिंग क्लाउड रिएक्शन, छोटा छोटा टुकड़ा आप डालते हैं उस अल्काइल हैलाइड और ईथर के सस्पेंशन में, तो वो एक बहुत ही वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, पूरा धुआं सा निकलता है। फिर अगला छोटा टुकड़ा डालते हैं, धुआं सबसाइड होने के बाद इस तरह से उसको थोड़े देर पर छोटे छोटे टुकड़े बारी बारी तरह से डाल के किए जाते हैं। एक ही बार अगर आप डाल देंगे तो रिएक्शन इज वेरी वायलेंट और देखने से भी लगता है दिस बॉन्ड इज हाईली वल्नरेबल, देयरफॉर दिस रिएजेंट इज नॉट स्टेबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन हाँ, थोड़े समय के लिए तो रिएक्शन फ्लास्क में रहना चाहिए ना, ताकि हम कोई रिएजेंट इसमें डाल के रिएक्शन कराएं। तो उस थोड़े समय तक रहने के लिए उसके पास कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो इसके पहले फ्रिडलैंडर वगैरह ने बड़े ऑब्सक्योर वे में कहा था कि जिंक और कार्बन के बीच में बॉन्ड, बट इट वाज टू ऑब्सक्योर टू बी नोटिस्ड इन ए वेल साइंटिफिक वे। एंड from there in fact Grignard inspired to make a bond between carbon and the metal, and he was successful. But as I was talking, the stability of this reagent is very necessary. Sometimes it has to remain in the reaction mixture. And ether, not only to avoid the reaction of water and magnesium, he took ether. Not only that, he took ether solvent in a specific purpose. This Grignard reagent, which is supposed to be very unstable, ईथर लेने से उनको फायदा ये हुआ कि उन्होंने, जैसे मान लीजिए हम डाईइथाइल ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, तो डाईइथाइल ईथर में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यह मैग्नीशियम से कोऑर्डिनेट करके और इसको रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ी देर के लिए स्टेबिलाईज करके रखता है और तब जाकर इससे रिएक्शन हो पाती है। अदरवाइज तो ये बना और बन के टूट गया। यू सी, दिस कोऑर्डिनेशन विद द ईथर विद द मैग्नीशियम, ये ईथर सॉल्वेंट इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ी देर के लिए स्टेबिलाईज करके रखता है और इस सस्पेंशन में फिर आप कोई कंपाउंड डालते हैं जिससे वो रिएक्ट होता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका कार्बन मैग्नीशियम से लगा है, तो किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हाउ रिएक्टिव इज द मेटल विद विच द कार्बन इज बॉन्डेड। इसके पहले देखिए, अभी मैंने कॉपर का जिंक किया था, कॉपर का जिक्र किया था कोरे हाउस में। चूंकि अल्काइल ग्रुप कॉपर से बॉन्डेड है, चूंकि अल्काइल ग्रुप कॉपर से बॉन्डेड है, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, तो उस अल्काइल क्यूपरेट्स की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुलना में काफी कम होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव इसलिए है कि यह एक हाईली रिएक्टिव मेटल से बॉन्डेड है और उसी को स्टेबिलाइज इस तरह से किया गया। उसके बाद से देखिए, द रिएक्शन अपीयर्स टू बी वेरी सिंपल है, मैं भी मानता हूं सिंपल है, प्रैक्टिकली भी कोई बहुत कठिन नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना, आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, बट वी कैन प्रिपेयर इट वेरी इजीली। सबसे बड़ी खासियत यह है इस रिएक्शन की कि आप देखिए, अगर यहां पर यह अल्काइल हैलाइड है, आइए हम यहां देखते हैं, इस अल्काइल हैलाइड को देखिए तो ब्रोमीन के कारण ये डेल्टा प्लस है। आप जानते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर लेते हैं सूटेबल अल्काइल हैलाइड पर। तो सूटेबल अल्काइल हैलाइड पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन माने सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन कर लेते हैं। इसका मतलब कि अल्काइल हैलाइड एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और नेचुरल टेंडेंसी है अल्काइल हैलाइड की टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब आप देखिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अल्काइल हैलाइड का कि इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बट व्हाट Grignard had done, mere addition of magnesium, he has converted into an organometallic compound. And here, just I was telling you, because of magnesium, now it is a delta negative center that is a source of carbon ion. So, mere use of magnesium, Grignard changed the entire characteristic of the alkyl halide from an electrophilic source to a nucleophilic source.
एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन हैज गॉट इंपॉर्टेंस। यानी अब उसी इस ग्रिग्नार्ड के कारण यह जो एल्काइल हैलाइड है, जब आप चाहें तब उसको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यूज कर सकते हैं, और मैग्नीशियम डाल दीजिए आप इसको न्यूक्लियोफाइल के रूप में यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, मेनी मोर आर देयर, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई गेव यू। नाउ हमारा उद्देश्य था एल्केन बनाना। अब इससे एल्केन बनाना बहुत आसान है। आप किसी भी RMgX है, जैसा मैंने कहा ये बॉन्ड जब भी टूटेगा वो हमेशा इसी डायरेक्शन में टूटेगा। इस डायरेक्शन में तो टूट ही नहीं सकता क्योंकि मैग्नीशियम नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तब यहां पर अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दें तो एल्केन बन जाएगा। अब देखिए कोई भी हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड, जब हम हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, इसका मतलब मेरा यह होता है कि उस कंपाउंड के पास टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सके, वो प्रोटॉन डोनर हो। अब ये कैसे हो सकते हैं? या तो वह H+ डोनर हो जैसे एसिड्स हो, या ऐसा हो कि उसके पास डेल्टा पॉजिटिव हो। जैसे आप देखिए वाटर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव है। अल्कोहल डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन है। अमोनिया डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन है। इवन एसिटिलीन, ग्रिग्नार्ड इज सो रिएक्टिव दैट इवन ए स्लाइटेस्ट ऑफ द एसिडिटी इन एसिटिलीनिक हाइड्रोजन कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस तरह से अगर आप देखिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे बना और फिर आपने इसको किसी हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट कर दिया। नाउ यू आर गोइंग टू गेट RH, दैट इज एल्केन। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि इसका लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, बिकॉज वी नेवर बॉदर अबाउट द बैलेंस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द एल्केन। थैंक यू वेरी मच।